हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 22 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। इस लेक्चर के लास्ट में इसका टेस्ट भी होगा दोस्तों, जिसका स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और एक प्रकार से हम रिवीजन भी करेंगे लास्ट में, और एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप के आने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो भूकंप कहाँ आया है? 21 नवंबर को इंडोनेशिया में। तो दोस्तों, जो इंडोनेशिया का जावा प्रांत है वहां पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, ये आंकड़ा जो है और भी बढ़ सकता है क्योंकि सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। भूकंप का जो ऊपरी केंद्र था वो राजधानी जकार्ता से लगभग 75 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पश्चिम जावा में सियानजुर शहर में आया था। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, याद रखना है दोस्तों। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जो अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय है। यानी जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, उसमें एक ऐसा स्थान है जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और जो ये रिंग ऑफ फायर नामक स्थान है उसमें दोस्तों हमेशा भूकंप आते हैं और बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और इसी रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित है कौन सा देश? इंडोनेशिया। इसलिए इंडोनेशिया में हमेशा जो भूकंप हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। 2004 में उत्तरी इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप पर 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था और उसमें सुनामी भी आई थी, जिससे दोस्तों 14 देशों को प्रभावित किया था। तो हिंद महासागर के तट पर लगभग 2,26,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से दोस्तों आधे से अधिक इंडोनेशिया से थे। अब भूकंप कब आता है दोस्तों, इसको समझिएगा। भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं। देखिए, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो इस प्रकार से एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ठीक है। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो यहां पर भूकंप की स्थिति पैदा होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइपोसेंटर या अवकेंद्र कहा जाता है। और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, आप इसको समझिएगा, ठीक है। भूकंपों को सिस्मोग्राफ नामक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भूकंप को मापने का जो पैमाना होता है वो है रिक्टर स्केल। क्या होता है? रिक्टर स्केल। देखिए, आप यहां पर इंडोनेशिया को देख सकते हैं, ये है इंडोनेशिया, ये है हमारा भारत। तो दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो भारत के पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी याद रखिएगा क्या है? जकार्ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित किया गया है। कौन सा अभ्यास दोस्तों? शत्रुनाश अभ्यास। इसको किसने आयोजित किया है? जो भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान है उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया है। इसमें जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास किया गया है, यानी जमीन पर किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है दुश्मन से, और इसके अलावा वायु में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा सकती है दुश्मन से। तो दोस्तों, जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास हुआ है शत्रुनाश अभ्यास में, ठीक है। ये कब आयोजित किया गया है? 21 नवंबर 2022 को। तो राजस्थान के थार में इसको आयोजित किया गया था। देखिए, बात आई है दोस्तों भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान की। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। और दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंडर। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हुए हैं भारत और अन्य देशों के बीच। कौन कौन से हुए हैं, चलिए इसको देखते हैं। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। गरुण और वरुण और इसके अलावा शक्ति। गरुण वरुण की शक्ति आप याद रख सकते हैं
और ये किससे होते हैं, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच, अजय वॉरियर और कॉन्कड़, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होते हैं। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2022 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। अब हम भारतीय सेना की जो कमान है उसके हेडक्वार्टर जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना की जो कमान है उनमें पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर हरियाणा में है, पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है, उत्तरी कमान का उधमपुर जम्मू में है, मध्य कमान का लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, दक्षिण पश्चिम कमान का जयपुर राजस्थान में है, और सेना प्रशिक्षण कमान कहां पर स्थित है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी, क्योंकि दोस्तों 1996 में 21 और 22 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था। तो इसी की याद में हर साल विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, टेलीविजन की बात आई है तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लॉगी वेयर्ड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रयोग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुआ था। इसका व्यापक प्रसार हुआ 1982 में, जब भारत में एशियाड खेलों का आयोजन हुआ था। वर्तमान में दूरदर्शन की जो पहुंच है वो 86% लोगों तक हो गई है, यानी दोस्तों 86% लोगों तक भारत में टीवी पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, टेलीविजन है, टीवी रोक की बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर 20 नवंबर को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 20 नवंबर से शुरू हुआ है। इसका आयोजन कौन करवा रहा है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस जो आयोजन है या जो महोत्सव हो रहा है, इसके दौरान बहुत सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है चिरंजीवी कोनीडेला को। तो दोस्तों, एक्टर हैं चिरंजीवी, आपने कई मूवी देखी होगी चिरंजीवी की, तो उन्हें ही इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है कार्लोस सोरा को, जो कि एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं। दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। एप्लीकेशन का यानी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी कर सर्च करना है आपको, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो ये हर वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 24 जनवरी 1952 से की गई थी। इस महोत्सव में भारतीय फिल्मों और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है, यानी भारतीय फिल्में और विदेशी फिल्में दिखाई जाती हैं। इसका आयोजन गोवा सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, बार बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात आ रही है, तो इसके मंत्री कौन है? तो उसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। कौन है दोस्तों? अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो गौतम बोराह ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का क्या नाम है? नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। तो इसको आप याद रखिएगा, ये पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। हाल ही में जो पुस्तकें चर्चा में रही हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ द लीजेंड किसकी पुस्तक है? फैसल फारूकी की है। द मैकमोहन लाइन
ये सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड किसकी है? जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह की। स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों किसकी है? मीनाक्षी लेखी की। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की है, जो कि एक विवादित पुस्तक है। रजनी के मंत्र किसकी पुस्तक है? पीसी बालासुब्रमण्यम की। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी पुस्तक है? सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव की। तो दोस्तों ये हाल ही में पुस्तकें चर्चा में रही हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं पूर्वोत्तर का राज्य है, और वहीं पर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 8,450 करोड़ में तैयार किया गया है। ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट भी हरित ऊर्जा पहलों की ओर बढ़ने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी का किस प्रकार से उपयोग करें, इसके लिए यह हाइड्रो पावर बनाया गया है। दोस्तों हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही डोनी पोलो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन, जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, वहां पर उसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने, किससे? फ्रांस से। तो अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, तो 21 नवंबर 2022 को जापान के टोक्यो में आयोजित तीसरे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है किसने? भारत ने। ठीक है दोस्तों, 2022-23 की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हमारे दिमाग की उपज, यानी हम जो करते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिस पर केवल हमारा ही अधिकार होता है, हमारा ही कॉपीराइट होता है। तो ऐसी चीजों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब जो है वो टेनिस से रिलेटेड है, तो इसको किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं कौन? नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने 20 नवंबर 2022 को फाइनल में नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूड को हरा करके ट्यूरिन इटली में अपना 6वां एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है। देखिए दोस्तों, जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे लास्ट में एटीपी फाइनल्स होता है। ठीक है, तो इस बार एटीपी फाइनल्स में एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और वो 35 साल की उम्र में इस खिताब को जीतने वाले सबसे उम्र दराज चैंपियन बन गए हैं। तो स्पेन के कार्लोस अल्कारेज भी दोस्तों अभी क्या हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि वो एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। सबसे कम उम्र में एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। कितने साल की उम्र में? तो याद रखिएगा 19 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितनी अकादमी स्थापित की जाएंगी? तो 100 अकादमी स्थापित की जाएंगी। तो अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो आदिवासी बच्चे होते हैं उनमें जो तीरंदाजी की प्रतिभा है उसको बढ़ाने के लिए 100 अकादमी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उनका मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं, और उन्होंने अभी 100 अकादमी खोलने की बात कही है। किसके लिए? आदिवासियों के बच्चों के लिए, जो कि वहां पर तीरंदाजी सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो उनके द्वारा दोस्तों तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों गांधी जो है वो महात्मा गांधी के नाम से है, और नेल्सन मंडेला के नाम से मंडेला शब्द लिया गया है।
तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। दोस्तों, गांधी मंडेला फाउंडेशन वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देता रहा है। यह पुरस्कार उन नेताओं को सम्मानित करने का कार्य करता है जो नागरिकों को शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते हैं। यानी ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो विश्व में नागरिकों में शांति, एकता और स्वतंत्रता के लिए सभी को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। अब हम रिवीजन करते हैं इन सभी प्रश्नों का। जितने हमने क्वेश्चन अभी पढ़े हैं उनका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप के आने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो इंडोनेशिया में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है भूकंप के आने से। 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा शत्रु नाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह अभी राजस्थान में आयोजित किया गया है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। आदिवासियों के बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितनी एकेडमी स्थापित की जाएंगी? तो 100 एकेडमी स्थापित की जाएंगी। दोस्तों, गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लें तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी डाउनलोड कर लें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।